दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज़ मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट neend.app पर ज़रूर आइए और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर नींद की कहानियां सुनकर आपकी स्लीप क्वालिटी बेहतर हुई है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्ते, मैं हूँ सृष्टि और आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ शाइस्ता फयाजी की लिखी कहानी एक पहेली। किसी समय किशोरगढ़ नामक राज्य में एक बेहद न्यायप्रिय और प्रतिष्ठित राजा राज करता था। उसकी बौद्धिकता और न्याय के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे, लेकिन पिछले कुछ महीनों से राजा का मन कुछ क्षुब्ध सा था। राजा चंद्रभान सिंह ने मन की इस दशा के बारे में बहुत सोचा, लेकिन ना तो उसे इसकी वजह समझ में आ रही थी और ना ही इसका निवारण। मन की शांति के लिए राजा कई धर्म गुरुओं के पास आने जाने लगा था, लेकिन मन की इस अशांति को दूर करने का उसे कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। इस कहानी में क्या होता है हम आगे जानेंगे, लेकिन उसके पहले थोड़ी तैयारी कर ले। तो चलिए, पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ करके आराम से लेट जाएं। अपनी आंखें कोमलता से बंद कर लीजिए। अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए। थोड़ा और आराम। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दें। एक शांति सी महसूस करें। सब नेगेटिव, पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दें। हाथों को सीधा करके अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। अपनी सांस पर ध्यान लगाएं। इसको धीमे या तेज नहीं करना है, बस ध्यान देना है कि कैसे वो आपके नाक, गले में होते हुए आपके अंदर प्रवेश कर रही है और कैसे वो आपके गले और नाक के माध्यम से वापस निकल रही है। मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। खुद को काफी हल्का फील कर रहे हैं। सब तरफ शांति ही शांति है, सुकून है,
खामोशी है। एक सुबह राजा चंद्रभान सिंह हमेशा की तरह घुड़सवारी पर निकला हुआ था। ये कई सालों से राजा की दिनचर्या थी। वो अपने दिन की शुरुआत हमेशा सूर्योदय से पहले घुड़सवारी से ही किया करता था। घने जंगलों में अपना घोड़ा दौड़ाते हुए चंद्रभान सिंह मन की व्यथा से परेशान सा था। इसलिए उसे आभास ही नहीं हुआ कि वो घुड़सवारी करते हुए अपने महल से काफी दूर निकल आया था। उसे तब होश आया जब उसने देखा कि जंगल का ये इलाका तो उसके राज्य से बिल्कुल अलग सा नजर आ रहा था। विशाल पहाड़ों से घिरी ये जगह राजा ने आज तक नहीं देखी थी। पास ही बहते झरने से कल कल करती आवाजों ने जैसे चंद्रभान सिंह को सम्मोहित कर दिया था। यही कारण था कि वो घोड़े की लगाम खींचकर वहां कुछ देर के लिए रुकने को मजबूर हो गया। झरने के गिरती हुई धार के किनारे पर छोटे बड़े पत्थरों का ढेर लगा हुआ था। राजा ने घोड़े की लगाम यूं ही छोड़ दी और खुद उन्हीं पत्थरों में से एक पर जाकर बैठ गया। उसने अपने पैरों को पानी में डाल दिया था। बहते हुए ठंडे पानी की सरसराहट से जैसे चंद्रभान सिंह की सारी थकावट दूर होती जा रही थी। तेजी से गिरते झरने की पानी की फुहारें उसके चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे उसे एक अजीब सी निर्मलता का एहसास हो रहा था। आसपास का मनोरम दृश्य देखते हुए चंद्रभान सिंह को पता ही नहीं चला कि कब उसकी आंख लग गई। यहां तक कि सूरज की किरणों की चमक जब गहरी नींद में डूबे चंद्रभान सिंह के चेहरे पर पड़ी, तब जाकर उसकी आंखें खुली। वो एकदम से चौंक कर उठ बैठा। हे भगवान, सूरज कब का निकल गया और मैं यहां सोया रह गया। कहते हुए राजा ने उस तरफ नजरें उठाई जिधर उसने अपना घोड़ा छोड़ रखा था। लेकिन ये देखकर राजा के होश उड़ गए कि वहां पर तो घोड़े का नामो निशान नहीं था। वो बरबस ही उठा और उस ओर बढ़ गया जिधर से वो घोड़े के साथ यहां आया था। वहां इर्द गिर्द लगे सुनहरे और गुलाबी फूलों को रौंदता हुआ चंद्रभान अपने घोड़े को आवाज देता हुआ तेजी से आगे बढ़ा जा रहा था। दक्ष, दक्ष। तभी तेज तेज चलते हुए चंद्रभान सिंह को एक जबरदस्त ठोकर लगी और वो अगले ही पल नीचे जमीन पर गिरने को हुआ। तभी दो मजबूत भुजाओं ने उसे संभाल लिया। राजा ने पलटकर देखा तो वहां सफेद वस्त्र धारण किए हुए एक व्यक्ति नजर आया। न जाने कौन सी भावना से घिरे राजा के हाथ अपने आप ही उस व्यक्ति के सामने जुड़ गए। दोस्तों, अब से आप आपकी मनचाही दादी और नानी की कहानियों से प्यारी नींद की कहानियां सिर्फ और सिर्फ नींद ऐप पर ही सुन पाएंगे। तो इसी तरह हमारे साथ कहानियों के जरिए जुड़े रहने के लिए आपकी अपनी नींद ऐप
इंस्टॉल करें। फिर उसने एक नजर नीचे उस पत्थर की तरफ देखा जिससे उसे ठोकर लगी थी। तब तक सामने खड़े व्यक्ति ने भी हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए कहा, आपको चोट तो नहीं आई राजन? चंद्रभान सिंह ने जल्दी से कहा, नहीं मान्यवर, आपने मुझे समय रहते संभाल लिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कहते हुए चंद्रभान सिंह ने उस व्यक्ति को गौर से देखा। उसने कुछ सफेद कुछ काले बालों को जटा की तरह लपेट रखा था। माथे पर लगा तिलक एकदम ताजा प्रतीत हो रहा था, यूं जैसे कि वो अभी अभी अपनी पूजा करके लौटा हो। उसके चेहरे पर एक अलग तरह का तेज था। बलिष्ठ भुजाएं इस बात का प्रतीक थी कि वो कोई मेहनत कश व्यक्ति है। गले और कलाइयों में लिपटी रुद्राक्ष की माला उसे कोई पहुंचा हुआ ऋषि मुनि स्थापित कर रही थी। तभी उस व्यक्ति ने चंद्रभान सिंह के पैरों से कुचले हुए सुनहरे गुलाबी फूलों को देखते हुए कहा, हर बार समय रहते संभालने के लिए आपको किसी की भुजाएं मिल ही जाए ये जरूरी नहीं। इसलिए व्यक्ति को हमेशा अपने कदम ऐसे संभाल कर रखने चाहिए जिससे ना तो खुद उसे ठोकर लगे और ना ही किसी दूसरे का आहित हो। राजा उस व्यक्ति की बात सुनकर कुछ उलझ सा गया और उनकी नजरों में छलक आई पीड़ा को महसूस करके उसने उनकी नजरों का पीछा किया। उसकी नजरें जब उन फूलों पर पड़ी तो जैसे खुद उसका मन भी किलस कर रह गया। उसने अफसोस से कहा, आप सही कह रहे हैं, मैंने अपने परेशानी में ये देखा ही नहीं कि मैं किसी और का अहित करता जा रहा हूं। लेकिन ये रास्ते में उग आए जंगली फूल ही तो थे। राजा की बात सुनकर व्यक्ति के चेहरे पर गुस्से के भाव उभरते चले गए, लेकिन फिर अगले ही पल उन्होंने खुद को शांत करते हुए कहा, आप यहां के नहीं मालूम पड़ते। इस सवाल ने राजा को एक बार फिर से अपने दशा की याद दिला दी। उसने जल्दी से कहा, आपने सही पहचाना मान्यवर, मैं किशोरगढ़ का राजा चंद्रभान सिंह हूं। और आपका परिचय? व्यक्ति ने चंद्रभान सिंह पर एक तेज भरी नजर डाली और फिर कहा, मेरा नाम सत्य प्रकाश है। संसार से मोह भंग हो गया था तो यहीं एक कुटिया डाल के हरि नाम के जप में लीन हो गया हूं। ये फूल मेरे ही लगाए हुए थे, इसलिए मुझे इनके इस तरह रौंदे जाने का दुख होना स्वाभाविक है। यह सुनकर राजा कुछ शर्मिंदा होते हुए बोला, ओह, फिर तो मैं क्षमा चाहूंगा मान्यवर, मैंने आपका नुकसान कर दिया। उस व्यक्ति ने एक हल्की सी मुस्कान सजाए हुए कहा, हम मनुष्य भी कितने अजीब होते हैं ना राजन। दुख भी वहीं जताते हैं जहां हमें जताया जाता है कि हमें दुख जताना चाहिए, वरना हमसे किसी का नुकसान पर नुकसान होता रहता है और हमें आभास भी नहीं होता। सत्य प्रकाश की बातें सुनकर राजा को कुछ और शर्मिंदगी ने आ घेरा। उसने कुछ बेचैन होते हुए कहा, दरअसल मैं घुड़सवारी को निकला था, भटक कर इधर आ निकला और यहाँ के मनोरम दृश्य ने मुझे ऐसा मोह लिया कि मेरी आंख लग गई और अब मेरा घोड़ा भी लापता है।
बस उसी उलझन में मुझसे ये पाप हो गया। मैं एक बार फिर से आपसे क्षमा प्रार्थी हूं। वैसे क्या आप इस बारे में मेरी कोई मदद कर सकते हैं? मेरा मतलब है, कोई ऐसी जगह पता है जहां मेरा घोड़ा गया हो सकता है? इस बार सत्यप्रकाश ने कुछ और गहरी मुस्कान के साथ कहा। अब उसके मन में क्या चल रहा था, वो कोई मनुष्य कैसे बता सकता है कि वो कहाँ जा सकता है? हाँ, मैं इतना जरूर कर सकता हूं कि मैं आपके साथ चलकर उसे ढूंढने में आपकी मदद कर दूं। राजा ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, बड़ी कृपा होगी आपकी, अगर आप मेरे दक्ष को ढूंढने में मेरी मदद कर दें तो। इतना कहकर सत्यप्रकाश एक तरफ को बढ़ गया। राजा भी उसके पीछे पीछे चलने लगा था। तभी राजा ने सवाल किया, मान्यवर, आप बता रहे थे कि संसार से आपका मोह भंग हो गया था, इसलिए आप यहां आ गए। क्या मैं जान सकता हूं कि आपको कैसा महसूस होता था, जिसके बाद आपने यहां जंगल में जीवन बिताने का निर्णय लिया? सत्यप्रकाश ने अपने चिर परिचित अंदाज में मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुझे लोगों का छल कपट वाला व्यवहार विचलित करने लगा था राजन। मुझे ये विचलित करता था कि लोग कैसे अपने कर्तव्यों से मुंह चुराकर केवल अपने अधिकारों के लिए जीवित रहते हैं। उन्हें ये बात क्यों नहीं कचोटती कि उन्हें यहाँ जिस काम के लिए भेजा गया है, वे लोग वो काम ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं। सत्यप्रकाश की बातों में कुछ ऐसा था जिसने राजा चंद्रभान सिंह को ठिठकने पर मजबूर कर दिया था। उसने एकदम से अपने कदमों को रोकते हुए कहा, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता सत्यप्रकाश जी कि आप भाग्यवान थे जो ईश्वर ने आपको आपके विचलित होने का कारण समझा दिया? लेकिन हर कोई इतना बुद्धिमान नहीं होता कि उसे अपने विचलित होने का कारण भी पता चल जाए। सत्यप्रकाश जी ने ठहरे हुए लहजे में जवाब दिया, अपने कर्तव्यों और अपने अधिकारों के बारे में कोई भी व्यक्ति मां के गर्भ से सीख कर नहीं आता राजन। उसे ये सब इसी संसार में रहकर अपने अंदर विकसित करना होता है। लेकिन हम मनुष्य काफी दोहरे चरित्र वाले होते हैं। हमें अपने सारे अधिकार तो याद होते हैं, लेकिन अपने कर्तव्यों को पहचानने के समय हम भोले बन जाते हैं। जबकि मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ अपने आचरण और व्यवहार पर गौर करते रहने मात्र से भी विकसित हो सकता है। तब चंद्रभान सिंह ने जैसे कुछ सोचते हुए कहा, मान्यवर, आपकी बातों ने तो मेरी आंखें ही खोल दी। पिछले कुछ महीनों से मैं भी उसी तरह से विचलित हूं। ऐसा लगता है जैसे मुझसे कुछ छूट गया है। लेकिन क्या? मैं अब तक यही पता नहीं लगा पाया हूं। आप बस मेरे एक अंतिम सवाल का जवाब दे दें तो शायद मेरे शुभ भी शांत हो जाएं। सत्यप्रकाश जी ने सिर हिलाकर प्रश्न पूछने की अनुमति दी। तो राजा ने कहा, क्या मन की अस्थिरता शांत करने के लिए मुझे भी अपना राजपाट छोड़कर आपकी तरह संसार का त्याग कर देना चाहिए? सत्यप्रकाश जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यही सोच तो विकसित करनी है महाराज कि इस परिस्थिति में आपका कर्तव्य क्या है और आपको क्या करना चाहिए। कहकर
उन्होंने एक दिशा में इशारा करते हुए कहा, वो देखिए, शायद वही आपका घोड़ा है। उनकी बात पर राजा ने जैसे ही घूमकर देखा तो खुश होते हुए पलट कर बोला, हाँ मान्यवर, यही मेरा दक्ष है। लेकिन ये देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं कि वहां पर दूर दूर तक कहीं सत्यप्रकाश जी का कोई नामो निशान नहीं था। राजा उनके ऐसे रहस्यमय तौर पर गायब हो जाने से हैरान परेशान वापस अपने महल लौट आया। अगले दिन राजा चंद्रभान सिंह के दरबार में रोज की तरह फरियादियों को आना जाना लगा हुआ था। तभी प्रवेश द्वार पर दरबानों के शोर से सबका ध्यान उस ओर खिंच सा गया। सबकी नजरें उस बुढ़िया पे जा टिकी जो एक भारी भरकम तलवार को मुश्किल से उठाए हुए अंदर आने की कोशिश में दरबानों से झगड़ रही थी। अब राजा के दरबार में इस तरह किसी का हथियार लेकर आना वर्जित था, इसलिए दरबान उस बुढ़िया को प्रवेश करने की अनुमति नहीं दे रहे थे। जैसे ही राजा चंद्रभान सिंह को उस बुढ़िया की एक झलक मिली, वो फौरन अपने सिंहासन से उठकर प्रवेश द्वार पर आ पहुंचा और दरबानों से कहा, इन्हें अंदर आने दो। दरबानों ने बुढ़िया के हाथ में थमी तलवार की तरफ एक नजर डाली तो चंद्रभान सिंह ने उन्हें गुस्से से घूरते हुए कहा, अगर तुम्हें यह लगता है कि 100 साल की बूढ़ी अम्मा के हाथ में थमी तलवार से चंद्रभान सिंह को कोई खतरा हो सकता है, तो तुमसे बड़ा मूर्ख और कोई नहीं हो सकता। कहकर उसने उस बूढ़ी अम्मा के हाथ से तलवार लेने की कोशिश करते हुए कहा, आप दरबार में चलकर अपनी समस्या बताओ माई। लाओ, ये तलवार मैं लिए चलता हूं। क्या आप खास दोस्तों या परिवार में लोगों को ना सो पाने की वजह से परेशान देखते हैं? उनके साथ ये कहानी शेयर करें, उनका मन शांत करने में मदद करें। लेकिन बुढ़िया ने एक झटके में अपने हाथ पीछे करते हुए कहा, मैं यहां अपनी समस्या नहीं, तेरे लिए एक पहेली लेकर आई हूं। अगर तूने वो पहेली हल कर ली तो ठीक है, वरना मैं समझूंगी दूसरे राजाओं की तरह राजा चंद्रभान सिंह भी सिर्फ नाम का राजा है, जिसे अपनी प्रजा से नहीं बल्कि अपने सिंहासन से प्यार है। राजा ने उस चमचमाती हुई तलवार की मूठ पर एक नजर डाली और फिर एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ अपनी गद्दी पर आ बैठा। तब तक दरबानों ने भी उस बुढ़िया को सहारा देकर बीच दरबार में ला खड़ा किया था। बुढ़िया ने कहना शुरू किया, तो पहेली ये है कि कर्तव्य परायण का पाठ पढ़ाई, एक वार में गई 100 वर्ष की कमाई, वार वार करके 365 दिन पार हुए, मगर किसी को कोई सुध ना आई। राजा चंद्रभान सिंह ये सुनकर कुछ पलों के लिए खामोश हो गए। बुढ़िया के साथ साथ बाकी दरबारियों की भी नजरें उस पर जा टिकी थीं। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो बुढ़िया आखिर कहना क्या चाहती थी। तभी राजा ने अपने एक मंत्री को बुलाकर उसके कानों में कुछ कहा और फिर उस बुढ़िया की तरफ देखते हुए बोला, मुझे इस पहेली के हल के लिए कुछ समय चाहिए माई, तब तक आप यहीं विराजिए। कहकर उसने अगले फरियादी को भेजने का इशारा किया। उधर थोड़े समय बाद
उस मंत्री ने वापस आकर राजा के कानों में कहा और राजा के चेहरे पर आत्मग्लानि के भाव उभर आए। वो एकदम से अपने सिंहासन से उतरा और बुढ़िया के पैरों में बैठता हुआ बोला, माई, मैं तेरा अपराधी हूं, तू जो चाहे मुझे सजा दे दे। बुढ़िया के हाथों से तलवार छूटकर टन की आवाज के साथ नीचे जा गिरी। सारे दरबारी हक्का बक्का थे कि राजा ने बुढ़िया के साथ ऐसा कौन सा अपराध कर दिया। तब बुढ़िया ने एकदम से कहा, मुझे तेरा अपराध बोध नहीं, अपनी पहेली का हल चाहिए चंद्रभान सिंह। राजा ने उसी तरह गर्दन झुकाए हुए जवाब दिया, पहेली का हल ये है माई कि कर्तव्य परायण का पाठ पढ़ाई, यानी कि तूने अपने पोते को राज्य का नागरिक होने के कर्तव्य पूरे करने सिखाए। एक बार में गई 100 वर्ष की कमाई, यानी कि तेरा पोता उसी पाठ को सीखकर युद्ध में अपनी जान गंवा बैठा। फिर वार वार के 365 दिन पार हुए, मगर किसी को कोई सुध ना आई, यानी कि उस युद्ध को हुए पूरे 365 दिन गुजर गए, मगर तुझे उसका मुआवजा नहीं मिला। इसलिए कहा माई कि मैं तेरा अपराधी हूं। अब बुढ़िया के आंखों में आंसू थे। राजा ने आगे कहा, इस तलवार की मूठ पर बने निशान को देखते ही मैं समझ गया था कि तू हमारे किसी सैनिक की बात करने आई है। फिर मैंने मंत्री जी को सैनिकों के अधिकारी से पता करने भेजा, तो मुझे पता चला कि युद्ध में मारे गए बाकी सैनिकों की तरह इस सैनिक को मुआवजा नहीं दिया गया, क्योंकि मुआवजा लेने कोई आया ही नहीं। हाँ, ये मेरा अपराध है कि मैंने खुद से इस मामले को क्यों नहीं देखा, लेकिन अब मैं अपनी भूल सुधारूंगा। कहकर उसने मंत्री को आदेश दिया कि बूढ़ी माई को मुआवजे के साथ साथ उनके नगर के वृद्धाश्रम में रहने की व्यवस्था भी करवा दी जाए। राजा के इस न्याय पर बुढ़िया ने अपनी थरथराती आवाज में चिल्लाकर कहा, महाराज चंद्रभान सिंह की। बाकी दरबारियों ने भी उसी जोश में नारा लगाया, जय। जबकि राजा के कानों में अब भी सत्यप्रकाश की आवाज गूंज रही थी। लोग कैसे अपने कर्तव्यों से मुंह चुराकर केवल अपने अधिकारों के लिए जीवित रहते हैं। उन्हें ये बात क्यों नहीं कचोटती कि उन्हें यहाँ जिस काम के लिए भेजा गया है, वे लोग वो काम ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं। और ये भी कि यही सोच तो विकसित करनी है महाराज कि इस परिस्थिति में आपका कर्तव्य क्या है और आपको क्या करना चाहिए। राजा चंद्रभान सिंह का विचलित मन अब शांत था और अपने कर्तव्य निर्वाहन के बाद संतुष्ट भी। आशा है आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी। अब आपके सोने का वक्त हो गया है। निंदिया रानी आपके सिरहाने आके बैठ गई है और आपको धीरे धीरे थपकी देकर सुला रही हैं। आप नींद की आगोश में डूबते जा रहे हैं। शुभ रात्रि।